हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल पैरामाउंट जीएस जोन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की। हिस्ट्री की सीरीज़ में हमने लास्ट में पढ़ा था ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल को, और उसके आगे इस श्रृंखला में बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक एज को। तो इसको देखने से पहले अगर हमारी जो प्रीवियस वीडियो है जो कि ऋग्वेदिक काल पर है तो उसको आप पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है आप सब लोग समझ पा रहे होंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े पैरामाउंट जीएस जोन से। तो शुरू करते हैं आज हम ऋग्वेदिक काल से आगे बढ़ते हुए उत्तर वैदिक काल में। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मध्य एशिया से जब आर्य आए तो सबसे पहले सप्त सैंधव क्षेत्र जो पंजाब है, अब पहले हम बात करें जो वर्तमान सीमा है कहाँ की, पाकिस्तान और भारत की। लेकिन जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो ये सीमा नहीं थी, क्योंकि 1947 में ही तो ये सीमा बनी, तो पहले सीमा यह नहीं थी। और ये जो क्षेत्र है पंजाब का, हम बात करें सप्त सैंधव क्षेत्र पंजाब, जो कि हम बात जैसे पश्चिमी पंजाब है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और हमारा जो भारत में पंजाब है, तो ये जो सीमित क्षेत्र था पंजाब, तो इसमें सबसे पहले आर्य बसे आकर मध्य एशिया से। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि 1000 BC पर या 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई, महत्वपूर्ण धातु मिल गई। जैसे लोहे के साक्ष्य सबसे पहले हमें मिलते हैं गांधार अफगानिस्तान से और अतरंजी खेड़ा यूपी से। जैसा कि आप डेट देख पा रहे हो, गांधार में 1000 BC और अतरंजी खेड़ा यूपी में 800 BC पर जो है हमें लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। तो लोहे के खोज के बाद जंगल, जैसा कि आपको पता होगा कि प्राचीन काल में, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी, कि जो पूर्व की ओर हम बात करें, यहाँ गंगा और यमुना नदी का दोआब, यानी दो नदियों के क्षेत्र को, बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो यहाँ गंगा और यमुना नदी के दोआब पर यहाँ जो है काफ़ी सारे विस्तृत जंगल थे, लेकिन उनको काटने के लिए कोई मजबूत धातु की जो है उपलब्धता नहीं थी। तांबा ही था, तांबा और मुख्य रूप से सोने और कांस्य, यही सारी धातुएं थी। तो इससे जो नर्म धातु थी, इनसे जो है जंगलों को काटने में काफ़ी मुश्किलें थी। तो इसको इस तरह से विस्तार जो है ऋग्वेदिक काल में पूर्व की ओर नहीं हुआ। लेकिन 1000 BC की बाद जब लोहे की खोज होने लगी तो इसके बाद जंगलों को काटना आसान हुआ और आर्यों का जो है पूर्व की ओर विस्तार हुआ। तो हम बात करें अगर आर्यों की, तो आर्य उत्तर वैदिक काल में, यहाँ हम बात करें सदानीरा या गंडक नदी है, वहाँ तक पूर्व की ओर विस्तार हुआ आर्यों का। और इसके बाद इनके जीवन में स्थायित्व आता गया। क्योंकि जब लोहे की खोज होने लगी तो बेहतरीन तरीके से कृषि कर्म की व्यवस्था होने लगी, और जो इनका पहले कबीलिया जीवन जीते थे वह इनका द्वितीय पेशा बन गया, जैसे पशुपालन, और प्राथमिक पेशा कृषि आ गया। क्योंकि कृषि कर्म में दक्षता हासिल करने के बाद ये इनके जीवन में स्थायित्व आने लगा। और हम बात करें अगर आर्यों की, तो आर्यों का जो विस्तार माना जाता है, तो यहाँ सतलज नदी या सिंधु घाटी से लेकर के गंगा और यमुना नदी के दोआब तक, या सदानीरा हम बात करें गंडक नदी, यहाँ तक विस्तार रहा पूर्व तक। और अगर हिमालय क्षेत्र से बात करें तो हिमालय से लेकर यहाँ विंध्याचल श्रेणी है मध्य प्रदेश के इलाके में, यहाँ तक जो है दक्षिणी विस्तार था आर्यों का। तो कुल मिला के बात करें तो ये पूरा क्षेत्र, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पश्चिमी सतलज नदी से लेकर के सदानीरा नदी तक, इसको क्या कहते हैं ये लोग ब्रह्मवर्त, और हिमालय से लेकर के विंध्याचल श्रेणी तक के क्षेत्र को ये लोग कहते थे क्या कहते हैं, मध्य देश है ना। तो यही इलाका इनका जो आर्यों का विस्तार हुआ इसी इलाके पर, और इस संपूर्ण इलाके को ये लोग आर्यवर्त के नाम से जानते हैं या आर्यवर्त कहते थे। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार आर्यों का विस्तार हुआ उत्तर वैदिक काल में। और हम चर्चा करें यदि, तो इसके स्रोत के रूप पे PGW यानी पेंटेड ग्रेवेयर, यानी चित्रित धूसर मृदभांड, यानी मिट्टी के बर्तन जो चित्रित धूसर मृदभांड है, उसकी खोज के आधार पर, यानी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भी इसकी व्याख्या हो जाती है। और हमारे पास साहित्यिक स्रोत तो है ही, जैसा कि वेद, मैंने बताया आप लोगों को कि वैदिक काल में वेद मुख्य आधार हैं इस
समय काल को समझने के लिए, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद ग्रंथ की या ऋग्वेद का निर्माण हो चुका था। उसके बाद जो 3 ग्रंथ बचते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसका जो है उत्तर वैदिक काल में निर्माण हुआ, है ना। तो अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन की। अब बात करें सामाजिक जीवन की, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि लोहे की खोज हो गई थी। तो लोहे की खोज के बाद इन्होंने जो है कृषि कर्म यानी जंगलों को काटना आसान हुआ, जगह को ज़्यादा स्थान इन्हें मिला और आसानी से कृषि कर्म की व्यवस्था होने लगी और जीवन में एक अच्छा स्थायित्व आया। और कह सकते हैं जैसे कबीलियाई जीवन जीते थे ये लोग ऋग्वेदिक काल में, वह इन्होंने त्याग दिया और इन्होंने कृषि कर्म को अपनाया, है ना। और जैसा कि बात करें अगर एक समाज का निर्माण होने लगा, तो जब समाज में स्थायित्व आया तो वर्ण व्यवस्था जो है विद्यमान होने लगी। वर्णों का जैसा मैंने बताया कि त्रस्तरीय वो मिलता है हमें, स्तरीकरण, 3 स्तरों पर समाज बटा हुआ था। लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी आ गई कि 4 स्तरों पर समाज बिल्कुल बंटने लगा। सबसे पहले पुरोहित वर्ग आया, जैसे मैंने पहले बताया, पुरोहित वर्ग आया, फिर उसके बाद क्षत्रिय वर्ग आया, फिर वैश्य, और सबसे अंत में रह गए शूद्र। तो इस तरह पर स्तरीकरण गया और स्तरीकरण बहुत अधिक मात्रा में होने लगा, है ना। इनकी शूद्रों की स्थिति बहुत अधिक दयनीय हो गई इस उत्तर वैदिक काल में। अब हम बात करें अगर सामाजिक जीवन में, तो कर्मकांडी व्यवस्था मुख्य रूप से आने लगी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वर्ग में जो है उनकी शक्तियों का अपार भंडार होने लगा, क्योंकि जो ग्रंथ थे उनकी ग्रंथों की रचना के आधार पर इन्होंने ऐसी व्याख्या की जिससे जो है समाज में इनका स्थायित्व काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंच गया और इनकी शक्तियों में लगातार वृद्धि होने लगी। और साथ ही साथ पुरोहितों के साथ क्षत्रिय वर्ग का भी उत्थान हुआ। और बात करें हम राजा की, तो राजा का पद भी स्थायित्व में आने लगा और एक राजतंत्र का विकास होने लगा और आनुवांशिक रूप से राजा का पद होने लगा, है ना। तो इस प्रकार से सामाजिक जीवन की बात करें तो काफ़ी शक्तिशाली वर्ग ये दोनों उभरने लगे, पुरोहित वर्ग और क्षत्रिय वर्ग, है ना। अब हम बात करें तो महिलाओं की स्थिति की, जैसा कि ऋग्वेदिक काल में जैसा जाना जाता है कि महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी कहें हम तो ऋग्वेदिक काल में मिलती है या पूर्व वैदिक काल में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे उपनयन संस्कार और जनेऊ धारण करके जिस प्रकार वेदों का अध्ययन अध्यापन करती थी महिलाएं, बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार। वह सारे अधिकार जो है उत्तर वैदिक काल में आकर सब छिनने लगे और महिलाओं को शूद्रों के समतुल्य माना जाने लगा। जैसे शूद्र सबसे निचले स्तर पर आते हैं, उसी के समान जो है महिलाओं की स्थिति होने लगी, है ना। और कहीं हम स्त्री जो पुत्रियां होती थी उनको दुख का कारण माना जाने लगा। और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है कि वेदों को जो है दुखिता के, माफ कीजिए, पुत्रियों को दुखिता के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इस तरह से हम अगर समाज की बात करें तो काफ़ी सारा स्तरीकरण सामने आने लगा, है ना। और अंत में बात करें तो जीवन में आश्रम व्यवस्था भी विद्यमान होने लगी, जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और आश्रम व्यवस्था। इस प्रकार से 4 भागों में बंटने लगी, गृहस्थ जीवन जीने लगे। इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था का भी जो है उद्भव हुआ उत्तर वैदिक काल में। अब हम अगले खंड पर चलें तो राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं। तो जो उत्तर वैदिक काल है वो राजनीतिक एकीकरण का युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है राजतंत्र का विकास होने लगा, है ना। क्योंकि पुरोहित वर्ग और क्षत्रिय वर्ग का काफ़ी उनकी शक्तियों का महत्वपूर्ण जो है बड़ी मात्रा में उत्थान हुआ और इन दोनों के सहयोग से एक राजतंत्र का विकास होने लगा, क्योंकि एक दूसरे को जो सपोर्ट करते थे। अब बात करें हम जन परिषदें, जो कि राजा के जो सभा समिति और विदर्भगढ़ जिस प्रकार से हमने पढ़ी, वो राजा के चुनाव में या निर्वाचन में और उनको नियंत्रित करने में मुख्य परिषदें थी, वो कमज़ोर पड़ने लगी और राजा का जो राजा का चुनाव था वह नहीं होता था। अब राजा का पद जो है आनुवांशिक हो गया, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी राजा का आगे की ओर राजा बनने लगे और इस आधार पर राजपद हम कह सकते हैं आनुवांशिक हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्षत्रिय वर्ग या राजपद की भी जब उत्थान होने लगा और राजा के अधिकारियों को रत्नित कहा जाने लगा।
12 प्रकार के अधिकारी मिलते हैं, 12 रत्नों की संख्या मिलती है, जिनमें से कह सकते हैं हम पुरोहित या धार्मिक सलाहकार, सेनानी, शौल्किक जो शुल्क कर पर शुल्क अधिकारी होते थे, या संग्रहित जो कोषाध्यक्ष होते, तो इस प्रकार के अधिकारियों का वर्णन मिलता है। अब हम आगे की ओर बात करें तो राजनीतिक इकाइयाँ, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि समाज जो स्तरों पर बटा हुआ था, सबसे पहले विषय आते थे, माफ कीजिए, कुल आते थे, ग्राम, विश्व, फिर उसके बाद जन, जनपद। इस प्रकार से समाज जो है, जो हम समाज की बात करें तो बड़े बड़े विस्तार में आगे की ओर बढ़ने लगा, है ना। काफ़ी सारी जन परिषदों का उल्लेख भी मिलता है, जैसे अफगानिस्तान की गांधार है सिंधु घाटी पर, गांधार जनपद का उल्लेख मिलता है। और हम बात करें अगर सरयू पे, तो सरयू नदी के किनारे पर कौशल जनपद का उल्लेख मिलता है। तो काफ़ी सारी जन परिषदें भी इसमें देखने को मिलती हैं उत्तर वैदिक काल में भी। फिर आगे हम देखेंगे किस प्रकार से और महाजनपदें होने लगी, मगध, और इस प्रकार से आगे के खंड में पढ़ेंगे हम। तो जन परिषदों का भी उत्थान होने लगा। और बलि जो ऐच्छिक कर्म होते थे, जो कर होते थे, जो कि ऋग्वैदिक काल में ऐच्छिक होते थे या अपनी इच्छा अनुसार ही दिया करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनको अनिवार्य कर दिया गया और कंपलसरी इनको टैक्स जो है वसूल करने लगा। तो इस प्रकार से व्यवस्था काफ़ी गंभीर होने लगी और उत्तर वैदिक काल जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट मान सकते हैं आप बिल्कुल। और अगर उत्तर वैदिक कालीन हम यज्ञ की बात करें, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि कर्मकांडी व्यवस्था विद्यमान होने लगी, बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठानों का उत्थान मतलब शुरुआत होने लगी, और पुरोहित वर्ग या हम कहें ब्राह्मण की शक्तियों में अपार वृद्धि हुई। और उसके साथ साथ मैंने बताया कि क्षत्रिय वर्ग में भी उत्थान होने लगा। और इस प्रकार हम बात करें तो राजा अपने शौर्यों के या प्रसन्नता के रूप में या अनुष्ठान के रूप में तो काफ़ी सारे यज्ञ होते थे। तो राज्य यज्ञ की बात करें हम तो राज्य यज्ञ, जैसे राजा का अभिषेक होता था, राज्य अभिषेक। तो राज्य इस प्रकार से एक राज्य यज्ञ और दूसरा यज्ञ मिलता है वाजपेयी यज्ञ। तो इस यज्ञ में जो है जैसे रथ दौड़ वगैरह इस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन होता था, शौर्य प्रदर्शन जहाँ हम करें मनोरंजन की चीज़ें वाजपेयी यज्ञ में होती थी। और दूसरे हम अगले क्रम में बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ की। तो ये इसमें जो है घोड़े की बलि हुआ करती थी। इसको राजनीतिक विस्तार के रूप में इस यज्ञ को करवाया जाता था। जैसे एक राजा जो इस यज्ञ को करवाता था वो अपने घोड़े को राजनीतिक विस्तार के दृष्टिकोण से छोड़ दिया करता था। जितने अगर वो राजा वो घोड़ा जितने राज्य में भ्रमण करते हुए उसकी सीमा को छू लेता था वो पूरा राज्य उसका हो जाता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था विद्यमान थी यज्ञों के माध्यम से। और एक यज्ञ और मिलता है अग्नियोष्टम यज्ञ। इसमें जो है देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से इस यज्ञ को किया जाता था। तो इस प्रकार हम कहें तो यज्ञों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा उत्तर वैदिक काल में। अब हम अगले खंड में चर्चा करें अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था जैसा मैंने बताया कि लोहे की महत्वपूर्ण धातु की खोज हो गई थी, तो इससे जंगलों को काटना आसान हुआ और कृषि कर्म में जो काफ़ी सहायता मिली। तो इस आधार पर कृषि इनकी मुख्य पेशा हो गई। और जो हम बात कर रहे थे ऋग्वैदिक काल में, जैसे कि कबीलिया जीवन जीते थे और इनकी गाय महत्वपूर्ण साधन थी और एक पशुपालक समुदाय कहा जाता था इन्हें। तो पशुपालक जो है इनका द्वितीय पेशा हो गया और मुख्य रूप से कृषि इनका प्राथमिक पेशा हो गया। और हम बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था में तो मुद्रा का प्रचलन नहीं मिलता है, मुद्रा के साक्ष्य नहीं है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि निष्क शतमान जो मुद्रा के साक्ष्य मिलते हैं वो उन्हें आभूषण के तौर पर भी उपयोग किया जाता था। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली आधारित थी, जैसे एक वस्तु के तौर पर दूसरी वस्तु ऐसे जैसे हड़प्पा में भी थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था विद्यमान थी हम कह सकते हैं। अगर धार्मिक जीवन की बात करें तो जैसा कि पहले ही बताया था कि 33 कोटियों में इनके देवता बड़े थे। तो बहुदेववादी जीवन जिया करते थे ये लोग आर्य। और कर्म मार्ग जैसा कि बताया कि कर्म कांडों का समावेश मुख्य रूप से हुआ। तो इस आधार पर कह सकते हैं हम क्योंकि धार्मिक व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में रही। और यज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान होने लगा। हर व्यक्ति जो है यज्ञ को महत्वपूर्ण मुक्ति का साधन मानने लगा। यज्ञ करोगे तभी मुक्ति मिलेगी, इस प्रकार की धारणा
इस उत्तर वैदिक काल में पनपने लगी। अब हम अगले क्रम में बात करें तो धार्मिक जीवन में पशु बलि के समावेश होने लगा। अब धार्मिक जीवन को जैसे पशु बलि के आधार पर समावेशन करने लगे और इसके कारण जो है सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी, क्योंकि लगातार बड़ी संख्या में पशुओं की बलि होने लगी। इससे कह सकते हैं हम कि आम जीवन में जो है अब जो पशु थे, जो मुख्य रूप से बैल कहें हम या घोड़े कहें, जो कि कृषि कर्म में मुख्य रूप से उपयोग किए जाते थे, उनकी बड़ी मात्रा में बलि होने लगी। तो इस आधार पर धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण उत्थान होने लगा, बहुत अधिक मात्रा में उत्थान हुआ। तो यह जो है सामाजिक अस्थिरता के रूप में देखा जाता है। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे कि किस प्रकार से धार्मिक अस्थिरता आई और उसके बाद तमाम सारे नास्तिक धर्म जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस प्रकार के नास्तिक धर्मों का उदय हुआ। तो अगले वीडियो में आप लोगों को जो ऋग्वेद जो वेद रह गए चारों, उनको अच्छे से विस्तार से समझाऊंगा। उसके बाद वेदांग, उपनिषद, इनको थोड़ा सा बताऊंगा। छोटी सी अगली वीडियो रहेगी और इसके बाद हम पढ़ेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म को। तो लगभग फिर हमारी जो है आदि एंशिएंट हिस्ट्री हो चुकी है पूरी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और काफ़ी सारा जो विश्लेषण हो चुका है, तो इस आधार पर हम बिल्कुल 90 से 95% जो हमारे क्वेश्चंस होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो आसानी से हमारे बन जाएंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। तो इसको आराम से देखिए बार बार वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे दोस्त जो कि काफ़ी सारे भ्रम में रहते हैं कि उन्हें किस प्रकार तैयारी करें, तो आप बिल्कुल अपने एक सोर्स पर रुक जाइए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और ऐसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे हम। तो एक लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।